इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। मंगल 3 मार्च के सहरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के सिफारती इलाके में धमाके। सदर ट्रंप का कहना है कि रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले का जल्द जवाब दिया जाएगा। इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि अगर हमला ना करते तो ईरान की जौहरी सरगर्मियों को कोई रोक ना पाता। If no action was taken now, no action could be taken in the future. And then they could target America, they could blackmail America, they could threaten us and threaten everyone in between. नेतन्याहू के फैसलों की वजह से अमरीकी मारे जा रहे हैं। अमरीकी मुबस्सिर की इसराइली वजीर आजम पर तनकीद। The United States has to say to the government of Israel, you are not in charge. And no president since John F. Kennedy has been willing to say that, but no administration has paid a higher cost. बहरीन में ईरानी हमले में अमरीकी फिजाई अड्डा तबाह। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। ईरान जंग के हवाले से ट्रंप के मकासद अभी तक गैर वाज़ेह क्यों? We're already substantially ahead of our time projections. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अमरीका बरसों जारी रहने वाले तनाज़ा में दाखिल नहीं होगा। There's just no way that Donald Trump is going to allow this country to get into a multi-year conflict with no clear end in sight and no clear objective. अमेरिका का कहना है कि ईरान के 49 सीनियर तरीन रहनुमा अब तक मारे जा चुके हैं। जानिए किसी टीवी चैनल की नशरियात कैसे हैक हो सकती है। हम अपने नाज़रीन को आगाह करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान के सैटेलाइट पाक सेट पर है, इसको किसी जानिब से पिछले 24 घंटों से हैक करने की और इसकी नशरियात में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलोन मस्क का 10 साल से कम अरसे में चांद पर बस्ती बसाने का मंसूबा। Elon Musk said on Sunday that SpaceX has shifted its focus to building a self-growing city on the moon. पाकिस्तान में मर्दों का शोबा समझी जाने वाली फायर फाइटिंग में खवातीन की पेशकदमी। लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा है कि इतना टफ काम है, लड़कियां कैसे करेंगी। फीमेल और मेल के लिए कोई कैटेगराइज नहीं है, आग आगे हमें रेस्क्यू करना है। और चलेंगे लखनऊ जायकों की जन्नत और जानेंगे कि टुंडे के गलाउटी कबाब, इदरीस की बिरयानी और नेतराम की पूरी में खास बात क्या है। पहले आप जिस शहर का तकिया कलाम है उस शहर के जायकों को भी वरदान है। नवाब कब के चले गए पर इसकी नवाबी अब भी न गई। बड़ी बेफिक्री से हर गली कूचे में टका वही शाही दस्तरखान है। मुस्कुराइए अब आप भी क्योंकि लखनऊ इसका नाम है। एक कश्मीरी खातून की दिल्ली में घर ढूंढने की जद्दोजहद। मेरा नाम गाफिरा है, मैं कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट कर रही हूँ, घर देखना था मुझे। क्या नाम बताया मैंने आपका? गाफिरा। फ्लैट ही नहीं देना कश्मीरियों को। सुनिए वसत उल्ला खान का कॉलम बात से बात। अगर हमसायों को पहिए लग सकते तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान और भारत के लिए और इन दोनों देशों की पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इच्छा ये होती कि किसी तरह दूसरे को धकेल के कम से कम ग्रीनलैंड के बाजू में तो पहुंचा ही दिया जाए। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम अलमी खबरों का खुलासा। इसराइली अफवाज ने ईरान में सदारती और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफातर पर मुतअद्दिद बम गिराने का दावा किया है। टेलीग्राम पर एक पैगाम में इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF का कहना था कि उसकी फिजाइया ने ईरानी हुकूमत की क़यादत के कंपाउंड पर हमला किया है। इसराइली फौज का यह भी कहना है कि उसने एक अस्करी तरबियत गाह और हुकूमत के दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स का कहना है कि उनकी फिजाइया ने तेहरान में हुकूमती अहदाफ को शदीद ताकत से निशाना बनाया है। इससे कबल ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने
इसराइल के 3 फौजी अड्डों पर हमला किया है। टेलीग्राम पर 3 मुख्तलिफ पोस्टों में हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने गोलान की पहाड़ियों में मौजूद नाफा अड्डे, जबकि शुमाली इसराइल में मैरून और रमाद डेविड फिजाई अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया है। इसराइली फौज की जानिब से इस दावे पर अभी तक कोई तबसरा सामने नहीं आया है। वाज़ेह है कि अब से कुछ देर कबल ही इसराइली फौज ने बैरूत और तेहरान में दोबारा फिजाई हमले शुरू करने का ऐलान किया था। تخيل تهجير واولاد وانه كيف يعني شيء صعب كتير كتير وما عارفين لوين واصلين ولا شو بدنا نعمل. انا هذا بيت الثاني ان شاء الله ما ينقصف. انا كان بيتي على الحاره وانقصف بيتي. ईरान की हिलाल अहमर सोसाइटी का कहना है कि शनिचर को शुरू होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में अब तक 787 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीका में मौजूद इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले इदारे हराना का कहना है कि अब तक इन हमलों में 176 बच्चों समेत 742 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरान की पार्लियामेंट के हेल्थ कमीशन की रुकन फातिमा मोहम्मद बेगी ने पीर को अमरीका और इसराइल पर मुल्क में 9 अस्पतालों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया था। इसराइली फौज ने तेहरान में गांधी अस्पताल पर हमले के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा था कि हमले का हदफ अस्पताल नहीं था। ईरान में मौजूद साफी मोहम्मद खतीबी ने बीबीसी को बताया कि ये सिर्फ फौज पर नहीं बल्कि आम शहरियों पर भी एक मुनज़्ज़म हमला है। वो कहते हैं कि शनिचर के बाद दारुल हुकूमत तेहरान का हर हिस्सा अमरीकी और इसराइली हमलों की जद में आया है। खतीबी के मुताबिक इन हमलों में मवासलाती टावर्स, नशरियाती इदारे और तेहरान के बाजार को भी निशाना बनाया गया है, जो कि अब मलबे का ढेर बन चुका है। जब उनसे अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्ला खामनाई की मौत पर रद्द-ए-अमल के बारे में पूछा गया तो खतीबी ने कहा कि कुछ छोटे गिरोह जश्न मना रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई बदअमनी देखने में नहीं आई। वो ये भी कहते हैं कि ईरान के बाहर मौजूद अलहदगी पसंद और अपोजिशन गिरोह जल्द ही ऐसे मुजाहिरों की काल देंगे जैसे एहतजाजी मुजाहिरे जनवरी में देखे गए थे। खतीबी ने अमरीका और इसराइल के हमलों पर तबसरा करते हुए दावा किया कि हुकूमत की तब्दीली ही असल मंसूबा था, जौहरी मसला तो सिर्फ एक बहाना था। द सन अखबार के साथ बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानवी वजीर आजम ने हमारी मदद नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बरतानिया की जानिब से ऐसा देखने को मिलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह देखकर बहुत दुख हुआ कि यह रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। सोमवार के रोज बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने कहा था कि वो फिजाई हमलों के जरिए हुकूमत की तब्दीली पर यकीन नहीं रखते। याद रहे कि बरतानिया ने इब्तिदा में अमरीका को ईरान पर हमला करने के लिए बरतानवी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर दिफाई हमलों के लिए अपने अड्डे खोल दिए थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि फ्रांस बहुत अच्छा रहा, सब ममालिक बहुत अच्छे रहे, बरतानिया बाकी ममालिक से खासा मुख्तलिफ रहा। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बरतानिया के वजीर आजम के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि अमरीका और बरतानिया का ताल्लुक अब भी अहम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनके पास जंगी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसे इस्तेमाल करते हुए हमेशा जारी रहने वाली जंगें लड़ी जा सकती हैं। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval. ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि हमारे पास इन हथियारों का अमली तौर पर लामहदूद जखीरा है। अमेरिका के पास हथियार हैं और वो जंग जीतने के लिए तैयार है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका के सख्त तरीन हमले अभी बाकी हैं। अमेरिकी वजीर खारजा ने यह भी कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई कब तक जारी रहेगी। phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as the next phase will be even more punishing on Iran than it is right now.
ज़राए अब्लाग ने एनी शाहिदीन के हवाले से इतला दी है कि मंगल 3 मार्च की सुबह सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने 2 बाखबर ज़राए के हवाले से बताया कि धमाके के बाद रियाद में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत में आग लग गई है। AFP ने 4 एनी शाहिदीन के हवाले से ये भी इतला दी है कि मंगल की सुबह जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और रियाद के सिफारती क्वार्टर सऊदी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की सिफारत खाने और गैर मुल्की सिफारतकारों की रिहाइश गाहों में स्याह धुएं के बादल भी देखे गए हैं। सऊदी फौजी तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि रियाद में अमरीकी सिफारत खाने को 2 ड्रोन हमलों ने निशाना बनाया है। अमरीकी सिफारत खाने ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि इस वाक़े के नतीजे में इमारत में महदूद आग और मामूली मादी नुकसान हुआ है। अमरीकी मिशन बराए सऊदी अरब ने जद्दा, रियाद और ज़ोहरान के लिए शेल्टर इन प्लेस नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि वो खित्ते में किसी भी फौजी तनसीबात के लिए गैर ज़रूरी सफ़र को महदूद करेगा। ये धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब ईरान ने अमरीकी और इस्राएली फिजाई हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहर के साथ सऊदी अरब समेत खलीज फार्स के ममालिक पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। BBC वेरीफाई ने जिन नई सैटेलाइट तस्वीर का जायजा लिया है उनमें ड्रोन हमलों की इतला के बाद सऊदी अरब की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को पहुंचने वाले नुकसान को भी देखा जा सकता है। वेंटर की तरफ से आज ली गई तस्वीर में सऊदी अरब के मशरकी शहर रास तनूरा में वाक़े इस ऑयल रिफाइनरी के मरकजी इलाके में कूलिंग टावर्स के इर्द गिर्द आग और जलने के निशानात दिखाई देते हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने आज कहा है कि फिजाई हमलों की वजह से इसे अपनी रिफाइनरी को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा है। वाज़ेह रहे कि ये सऊदी अरब में मौजूद सबसे बड़ी रिफाइनरी है और योमिया 5.5 लाख बैरल प्रोसेस कर सकती है। ख्याल रहे कि पीर को आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। 2019 में भी ईरान ने सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हमले किए थे। इस हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले का जल्द जवाब दिया जाएगा। केबल नेटवर्क न्यूज़ नेशन की साफी कैली मेयर ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने उन्हें यह भी कहा है कि वो नहीं समझते कि ईरान के अंदर फौजें उतारने की जरूरत पेश आएगी। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज अमेरिका ने बताया कि हालिया लड़ाई के दौरान उसके 6 फौजी हलाक जबकि 18 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर इसराइली हमलों का दिफा करते हुए दावा किया है कि तेहरान की हालिया जौहरी सरगर्मियों की वजह से वो महीनों के अंदर अंदर इस काबिल हो जाता कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाता। जून में 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान के जौहरी मुकामात को निशाना बनाने वाले इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका फ़िज़ाई हमलों के बावजूद नेतन्याहू का कहना है कि ईरानी फौजियों और तकनीकी माहिरीन ने ज़ेरे ज़मीन बंकर समेत नई तनसीबात बनाना शुरू की जहां वो बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बॉम्ब तैयार कर सकते थे। इसराइली वज़ीर आज़म ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि अगर अब कोई एक्शन ना लिया जाता तो मुस्तकबिल में कोई एक्शन ना लिया जा सकता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. So they started building new sites, new places, underground bunkers that would make their ballistic missile program and their atomic bomb programs immune within months. वाज़ेह रहे कि ईरान इस बात से इनकार करता है कि वो जौहरी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जौहरी निगरानी के आलमी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA समेत कई मुल्क ईरान का ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करते। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू के दौरान जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इसराइल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में धकेला तो इसराइली वज़ीर आज़म हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमा हैं, वो वही करते हैं जो उनके ख्याल में अमेरिका के लिए ठीक होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसे लोगों से हिफाजत के लिए जंग जरूरी होती है जो हमें तबाह कर सकते हैं। Well, you're right. I mean, that's ridiculous. Donald Trump is the strongest leader in the world. He does
what he thinks is right for America. He does also what he thinks is right for future generations. And frankly, we're partners in that effort because I've devoted my life to securing the life of the one and only Jewish state. कदामत पसंद अमरीकी मुबस्सिर टुकर कार्लसन ने अमरीका पर जोर दिया कि वो नेतन्याहू को अपने कंट्रोल में ले। अपनी ताज़ा तरीन पॉडकास्ट में टुकर ने कहा कि माजरत के साथ, लेकिन ये यहूद मुखालफत नहीं, ये एक ऐसे सरबराह ममलकत हैं जिनके फैसलों की वजह से अमरीकी मारे जा रहे हैं और दुनिया की तारीख और किस्मत बल्कि अमरीका के मुस्तकबिल को भी मुतासिर कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक मेज़बान ने यह भी कहा कि अमरीका को इसराइली हुकूमत को ये कहना होगा कि वो in charge नहीं। The United States has to get Bibi under control. Sorry, it's not anti-Semitism. This is a head of state whose decisions are getting Americans killed and affecting the history of the world and the fortunes, but also the future of the United States. The United States has to say to the government of Israel, you are not in charge. And no president since John F. Kennedy has been willing to say that, but no administration has paid a higher cost for going along than the current administration. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के इत्तेहादी टुकर कार्लसन ने फौजी कार्रवाई के खिलाफ लॉबिंग की थी और यहां तक कि कई बार व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात भी की थी ताकि उन्हें ईरान पर हमले से रोका जा सके। ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि बहरीन में एक ईरानी हमले के नतीजे में अमरीकी फिजाई अड्डा तबाह हो गया है। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी फार्स की जानिब से पोस्ट की गई एक वीडियो में रॉकेट्स को दूर दराज के अहदाफ पर हमला करते देखे जा सकता है। फार्स का दावा है कि पासदारान इनकलाब के ड्रोन और मिसाइल हमले में बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी कमांड और वहां काम करने वाले अमले को नुकसान पहुंचा है। ताहम अमेरिका ने अभी तक इन इतलात पर कोई तबसरा नहीं किया है। इससे कबल बहरीन में अमेरिका के ज़ेर इंतजाम बहरी अड्डे से धुआं उठता भी देखा गया था। ईरान पर अमरीकी हमले को 3 दिन हो गए हैं, ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगी मकासद और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उनका विजन मुबहम है। ट्रंप और उनकी इंतजामिया के आला ओहदेदार मशरिक़ वुस्ता में 2 दहाइयों में होने वाले सबसे बड़े अमरीकी फौजी ऑपरेशन से क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं, इस बारे में वसी तर ख्यालात पेश किए जा रहे हैं। और आया अमेरिका तेहरान में हुकूमत की तब्दीली की हिमायत करता है या नहीं, ये सवाल अब भी बाकी है। ट्रंप इंतजामिया ने इब्तिदा में कहा था कि उसका मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना है, लेकिन बाद के दिनों में ये दलील बदल गई क्योंकि ट्रंप ने अपने इरादों की निशानदही के लिए सोशल मीडिया पोस्ट और साफियों के साथ मुख्तसर टेलीफोनिक इंटरव्यूज की गैर रिवायती पैगाम रसानी की हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने जंग के आगाज के बाद पीर को व्हाइट हाउस में अपने पहले अवामी तबसरे में अपने कुछ मकासद बयान किए थे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों और बहरी और जौहरी हथियार तैयार करने की सलाहियत और खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुपों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दलील दी कि जंग का वसी मकसद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ईरान के हमलों से बचाना है। ट्रंप ने कहा कि तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और जौहरी हथियारों से लैस ईरानी हुकूमत मशरिक़ वुस्ता बल्कि अमरीकी अवाम के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त खतरा होगी। लेकिन ट्रंप ने इस बात का कोई तज़किरा नहीं किया कि जंग खत्म होने के बाद ईरान का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है या ये ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ये मुल्क अमेरिका के लिए मजीद खतरा नहीं बनेगा। ट्रंप ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि खामनाई की मौत के बाद उनके ख्याल में जानशीनी का मंसूबा क्या होना चाहिए। सोमवार के रोज अमरीकी सदर ने अपने रिमार्क्स को मुख्तसर रखा और ये नहीं बताया कि ईरान या बाकी खित्ते के लिए आगे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये जंग 4 से 5 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है, लेकिन ये मजीद भी चल सकती है। ट्रंप ने कहा जितना भी वक्त लगे ये ठीक है। We're already substantially ahead of our time projections. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. This was our last best chance to strike. This is Trump's war. This is a war of choice. He has no strategy. He has no end game. अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अमेरिका किसी ऐसे तनाज़े में दाखिल नहीं होगा जो बरसों
जारी रहे। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में जेडी वैंस ने कहा कि अमरीकी सदर का एक वाज़ेह मकसद है और वो ये कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार मौजूद ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर सिर्फ अपने दौरे मुलाजमत के पहले 3-4 साल में मुल्क को ईरान के जौहरी हथियारों से महफूज नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार ना हो, और इसके लिए बुनियादी तौर पर ईरानी हुकूमत की ज़हनियत में तब्दीली की ज़रूरत होगी। जेडी वैंस ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को कई साल तनाज़े में नहीं जाने देंगे। There's just no way that Donald Trump is going to allow this country to get into a multi-year conflict with no clear end in sight and no clear objective. What is different about President Trump, and it's frankly different about both Republicans and Democrats of the past, is that he's not going to let his country go to war unless there's a clearly defined objective. He's defined that objective as Iran cannot have a nuclear weapon and has to commit long-term to never trying to rebuild their nuclear capability. It's pretty clear. It's pretty simple. And I think that means that we're not going to get into the problems that we've had with Iraq and Afghanistan. जेडी वैंस ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को कई साल तनाज़े में नहीं जाने देंगे। हम उन मसाइल में नहीं पड़ेंगे जो हमें इराक और अफगानिस्तान के साथ दरपेश थे। The United States, and again, most importantly, made that long-term commitment that Iran cannot have a nuclear weapon. But ultimately, Jesse, whatever happens with the regime in one form or another, it's incidental to the president's primary objective here, which is to make sure the Iranian terrorist regime does not build a nuclear bomb. अमेरिका में व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने ऐलान किया कि ईरान पर जारी हमलों में ईरानी हुकूमत के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से 49 मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में उन्होंने अमेरिकी ऑपरेशन के अहदाफ की वजाहत करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद उस शिद्दत पसंद हुकूमत से अमेरिका को लाहिक खतरे को रोकना है। लीविट ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों को मारना अमेरिका के मफाद में है। सुप्रीम लीडर अली खामनाई समेत ईरानी हुकूमत के 49 सबसे सीनियर रहनुमा ऑपरेशन इपेक फ्यूरी के इब्तिदाई हमलों में पहले ही मारे जा चुके हैं। गुज़िश्ता शब हम सब ने अपनी स्क्रीनों पर वो मंजर देखा जिसमें निजी चैनल जियो न्यूज़ की नशरियात काफ़ी देर तक हैक रही, और इससे पहले उर्दू में पाकिस्तानी फ़ौज की मुखालफत में एक पैगाम और बाद में ईरानी अवाम की मदद का पैगाम फ़ारसी ज़ुबान में नजर आया। BBC को भेजे गए पैगाम में जियो न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर अब्बास का कहना था कि हम अपने नाजरीन को आगाह करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान के सैटेलाइट पाक सेट पर है, उसको किसी जानिब से पिछले 24 घंटों से हैक करने की और उसकी नशरियात में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है, और अब कुछ देर से जियो न्यूज़ की नशरियात को मुसलसल रुकावट का सामना है। पैगाम में कहा गया कि जियो न्यूज़ की स्क्रीन को हैक करके नामुनासिब पैगाम नशर किया गया। इस सूरत हाल का जियो न्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं। हम अपने नाजरीन को आगाह करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान के सैटेलाइट पाक सेट पर है, इसको किसी जानिब से पिछले 24 घंटों से हैक करने की और इसकी नशरियात में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है, और अब कुछ देर से जियो न्यूज़ की नशरियात को मुसलसल रुकावट का सामना है। जियो न्यूज़ की स्क्रीन को हैक करके नामुनासिब पैगाम नशर किया गया। इस सूरत हाल का जियो न्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। जियो न्यूज़ हुक्काम से दरख्वास्त करता है कि इस सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी हुकाम से दरख्वास्त की है कि इस सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। चैनल इंतजामिया के मुताबिक ये उनके दाखिली निज़ाम की हैकिंग नहीं बल्कि सेटेलाइट अपलिंक पर गैर मजाज और ज़्यादा ताकतवर सिग्नल फायर किए जाने का नतीजा था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मवासलाती सेटेलाइट सुपारको के ज़ेर इंतज़ाम पाक सेट 1R के ज़रिए नशर होने वाली नशरियात में मुदाखलत मुमकिन तौर पर अप लिंक हाईजैकिंग के ज़रिए की गई है। इस अमल में असल फ्रीक्वेंसी पर उससे ज़्यादा ताकतवर और दुरुस्त तकनीकी सेटिंग वाला सिग्नल भेजकर मौजूदा नशरियात को आर्जी तौर पर ओवरराइड किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि सैटेलाइट आमतौर पर मवाद की तस्दीक नहीं करता बल्कि जो सिग्नल ज़्यादा ताकतवर हो और दुरुस्त फॉर्मेट में हो उसे आगे नशर कर देता है। ताहम इसके लिए बड़ी सैटेलाइट डिश, हाई पावर ट्रांसमीटर और दुरुस्त फ्रीक्वेंसी मालूमात दरकार होती है। इसलिए यह काम किसी आम हैकर के बस की बात नहीं। टेक्नोलॉजी माहिरीन के मुताबिक ऐसे वाकयात से बचाव के लिए जदीद
मजीद इनक्रप्शन, कैरियर मॉनिटरिंग सिस्टम्स और फौरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जैसे हिफाजती इकदाम जरूरी होते हैं। ज़राए के मुताबिक मुतासरा चैनल को बाद नई फ्रीक्वेंसी फराम करके नशरियात बहाल की गई। माहिरीन का कहना है कि इस वाक़े के बाद सैटेलाइट ऑपरेटर्स की जानिब से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मजीद सख्त किए जाने का इम्कान है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी मुदाखलत को रोका जा सके। दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होने वाले इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी एक्स स्पेस अब मरीख की बजाय चांद पर शहर बसाने को तरजीह दे रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में मस्क का कहना था कि चांद पर मुस्तकिल इंसानी बस्ती 10 साल से कम अरसे में कायम की जा सकती है, जबकि मरीख पर शहर बनाने में 20 साल या इससे ज़्यादा वक्त लग सकता है। मस्क के मुताबिक मरीख का सफ़र सिर्फ उस वक्त मुमकिन होता है जब ज़मीन और मरीख हर 26 माह बाद मखसूस पोजीशन में आते हैं, जबकि चांद के लिए हर 10 दिन बाद रॉकेट भेजा जा सकता है और सफ़र महज 2 दिन में मुकम्मल हो जाता है। यही वजह है कि वो कमरी मंसूबे को तेज तर और अमली समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2027 में चांद पर बगैर इंसान के लैंडिंग की मंसूबाबंदी भी ज़ेरे गौर है। ताहम इस चांदी शहर का ताहाल कोई बाज़ाबिता खाका मौजूद नहीं, बल्कि ये एक इब्तिदाई तस्वुर है जिसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया है। माजी में मस्क मरीख को अव्वलीन तरजीह करार देते रहे हैं, लेकिन हालिया बयानात में उनका कहना है कि मरीख पर शहर बसाने का मंसूबा तकरीबन 5 से 7 साल में शुरू किया जा सकता है। ताम फौरी तवज्जो चांद पर इंसानी मौजूदगी को यकीनी बनाने पर है। नासा के खलाई मिशन अपोलो 17 के बाद से अब तक कोई इंसान चांद पर नहीं गया है। माहिरीन का कहना है कि अगले 10 सालों में एक छोटी कमरी चौकी अपनी ऑक्सीजन और मुमकिना तौर पर पानी पैदा करने के काबिल हो सकती है, जो बड़ी पेशरफ्त होगी। ताहम बाज़ साइंसदान खला में डाटा सेंटर्स बनाने के मंसूबे पर शकूक का इजहार करते हैं, क्योंकि खला में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को ठंडा रखना एक बड़ा चैलेंज है। मस्क ने हाल ही में ऐलान किया कि स्पेस एक्स ने अपनी AI कंपनी AIX को हासिल कर लिया है। इतलात के मुताबिक स्पेस एक्स की मुमकिना पब्लिक लिस्टिंग से $50 अरब तक जमा किए जा सकते हैं, जो तारीख की बड़ी पेशकशों में से एक हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक चीन की बढ़ती खलाई सरगर्मियों के पेश नज़र अमेरिका के लिए चांद पर दोबारा कदम रखना स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। अब देखना यह है कि क्या इलॉन मस्क का चांद का शहर वाकई अगले अशरे में हकीकत बन पाता है या नहीं। पाकिस्तान में फायर फाइटिंग और रेस्क्यू का शोबा तवील अरसे तक मर्दों तक महदूद समझा जाता रहा, मगर अब यह तासुर बदल रहा है, खसूसन कराची में हालिया आतिशज़दगी के वाक़यात के दौरान ख़वातीन फायर फाइटर्स को भी शोलों के दरमियान सरगर्म देखा गया, जो इस शोबे में एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ख़वातीन को वही सख्त तरबियत दी जाती है जो मर्द एहलकारों को दी जाती है, जिसमें आग बुझाने की तकनीक, रेस्क्यू ऑपरेशन, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद और हंगामी हालात में फौरी फैसला साजी शामिल है। इस बारे में मजीद जानिए कराची से रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील की इस रिपोर्ट में। लड़कियां नहीं कर सकती। एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा है कि इतना टफ काम है, लड़कियां कैसे करेंगी। फीमेल और मेल के लिए कोई कैटेगराइज नहीं है, आग आगे हमें रेस्क्यू करना है। कराची में फायर फाइटिंग के शोबे में अब खवातीन भी उतर चुकी हैं। माजी में आग बुझाना, मलबे में जाना और जान बचाना कभी सिर्फ मर्दों का काम समझा जाता था, मगर अब ये तस्वीर बदल रही है। सिंध में रेस्क्यू सर्विस में शामिल होने वाली खवातीन न सिर्फ इस पेशे में कदम रख रही हैं, बल्कि इस तस्वर को भी बदल रही हैं कि हिम्मत का ताल्लुक सिंफ से नहीं जज्बे से होता है। सुबह सिंध में इमरजेंसी सर्विस 1122 के क़याम के बाद पहली बार खवातीन को फायर फाइटिंग और रेस्क्यू जैसे अमली मैदान में शामिल किया गया। रेस्क्यू सर्विस में शामिल खवातीन बताती हैं कि इब्तिदा में लोगों का ख्याल था कि खवातीन ऐसे मुश्किल काम नहीं कर सकती। फर्स्ट हम लोग का एक्सपीरियंस काशिफ सेंटर का था, जब हम लोग यहाँ पास आउट होके आए और वो बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे फायर थी, तो उसमें लोग भी फंसे हुए थे ऊपर, उनको रेस्क्यू किया हम लोगों ने और वहाँ पे फायर फाइटिंग की। बहुत टफ होता है, लोग बहुत पैनिक हुए होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनको हैंडल करना, फिर वहाँ से हमें रेस्क्यू करना विक्टिम्स को मुश्किल होता है सर। कुछ तो वियर्ड सा रिएक्शन होता है कि कैसे कर लेते हो जाता है, करते भी हो तो बिल्कुल। अब
سے تقریباً 2 سے 2.5 سال کے عرصے میں نے 3 سے 4 سے 5 ایمرجنسیز جو ہیں فائر کی بڑی کی ہیں, اور بلڈنگ کلیپس اور اس کی تو ایمرجنسیز الگ ہی ہوتی ہیں, وہ بھی اٹینڈ کی ہیں. لیاری والا انسیڈنٹ جیسے ہوا, وہاں پہ باڈیز اور اس طرح سے دیکھنا ہم لوگوں کے لیے بہت, لڑکیوں کے لیے اسپیشلی کہتے ہیں کہ بلڈ اور باڈیز, تو نو ڈاؤٹ ہوتا ہے, عجیب سی فیلنگس تھیں. 2-3 دن تک وہی سوچتے رہے یار کس طرح سے باڈیز نکلیں, کس طرح سے تھا, کتنے بندے کولیپس ہوئے ہیں وہاں پہ, اور کمپلیٹلی ڈیمیج باڈیز نکلی ہیں. تو اسی میں ہی مائنڈ اسٹک ہو کے رہ جاتا ہے کافی دنوں تک. ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. اس سروس کے تحت شہری مفت ہیلپ لائن 1122 پر کال کر طبی امداد, حادثات میں ریسکیو, آگ بجھانے, پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے اور دیگر ہنگامی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. کنٹرول فار AM 426 426 426. ان ریسکیو اہلکاروں کو سخت تربیت کے لیے لاہور بھیجا گیا, جہاں انہوں نے 4 سے 6 ماہ تک جسمانی مشقیں, بلند عمارتوں سے ریسکیو کی تربیت, ذہنی تیاری اور جدید تکنیکی مہارتیں حاصل کیں. ٹریننگ ہماری اور میل اور فیمیل سیم ہوتی ہے, وہاں پہ بھی سیم تھی ہر ڈومین میں, اور یہاں پہ بھی ایکول رکھتے ہیں, میل کو بھی اور فیمیل کو. فائر فائٹنگ بھی کریں گے تو میل بھی کریں گی, فیمیل بھی کریں گی. اگر کہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کی ایمرجنسی ہے تو وہ دونوں ہی جو ہے رسپانس کرتے ہیں, میل بھی اور فیمیل بھی. ساتھ موو ہوتی ہے ٹیم ہماری, کوئی میل کوئی فیمیل, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. سوچا تو بالکل نہیں تھا, جب ٹریننگ کی تو اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کے بارے میں جب نالج ہوئی تو لٹرلی کافی ٹف تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انسٹرکٹر تھے انہوں نے بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ کیا, اور یہاں ہمارا اسٹاف بڑا کوآپریٹیو ہے ہم لوگوں کے ساتھ, تو ہر چیز میں بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے. ٹوٹل جو اس وقت انڈکشن ہے ہمارے پاس, وہ جو ہمارے پاس اسٹاف ہے تقریباً 1500 سے زیادہ کا اسٹاف ہے, جس میں 96 ہمارے پاس فیمیلز ہیں, اور جو ڈفرینٹ پوزیشنز پہ کام کر رہی ہیں. جہاں تک صرف اسپیسیفکلی فائر فائٹر کی اگر آپ بات کریں گے تو آلموسٹ 18 کے قریب فائر فائٹر ہمارے پاس کراچی میں پوسٹڈ ہیں, اور اس کے علاوہ پھر حیدرآباد میں, لاڑکانہ میں, میرپور خاص میں جو ہے ہمارے پاس فیمیل فائر فائٹر پوسٹڈ ہے. انٹرنل میکینزم کے لیے ہمارے پاس کمیٹیز ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہراسمنٹ کا کیس کا بھی رپورٹ ہو تو پراپر کمیٹیز ہیں, اور اس پہ پراپر انکوائری ہوگی, اور اس کے بعد پھر اس پہ پراپر ہمارے رولز میں جو ہے وہ ایک پارٹ ہے اس کا, اس میں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا. ماہرین کے مطابق پاکستان میں خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت صرف 21% ہے, جو ہم پلہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس لیے حکومت سندھ نے ہدف رکھا ہے کہ 2028 تک ریسکیو سروس میں خواتین کا تناسب 30% تک بڑھایا جائے, جبکہ سروس کو 7 اضلاع سے بڑھا کر 16 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے. سامعین, جس طرح ہر کسی کو اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا لذیذ اور من پسند لگتا ہے, ویسے ہی بہت سے لوگ بس اپنے شہری کے کھانوں کے دل دادا ہوتے ہیں. لکھنؤ والے جب اپنے شہر کو کھانے پینے کی جنت کہتے ہیں تو بہت سے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. خاص طور پر دہلی اور لاہور والے اس میں پیش نظر آ سکتے ہیں. لیکن گزشتہ سال جب عالمی ادارے یونیسکو نے لکھنؤ کو کریٹو سٹی آف گیسٹرونومی کے خطاب سے نوازا تو دلی اور لاہور کے کھانوں کے مداح کف افسوس ملتے ہوئے کہیں پیچھے چھوٹ گئے. خیال رہے کہ یونیسکو نے دنیا بھر میں اب تک 70 شہروں کو کھانے پینے میں اختراع پیدا کرنے والے شہر کے طور پر سراہا ہے, اور اس میں اب تک جنوب ایشیا کے صرف 2 شہر یعنی حیدرآباد اور لکھنؤ ہی اپنی جگہ بنا پائے ہیں. ارون استھانا کا کہنا ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے کھانے چکھے, لیکن لکھنؤ کا ذائقہ انہیں کہیں نہیں ملا. میں لاہور بھی گیا اور کراچی بھی ہو آیا, بنگلہ دیش کے بھی کھانے کھائے, لیکن لکھنؤ کی بات کہیں نہیں ملی. لکھنؤ کے معروف ویلاگر اور داستان گو ہمانشو باجپائی کا کہنا ہے کہ آپ لکھنؤ کی کسی گلی سے گزر جائیں, آپ کو خوشبوئیں اپنی جانب کھینچتی ہیں, رنگ بکھرے پڑے ہیں, آوازیں ذوق اور شوق کو رجھاتی ہیں, اور یہ ماحول اشتہا کو بڑھاتا ہے اور ایک لطف خاص فراہم کرتا ہے. پہلے آپ جس شہر کا تقیہ کلام ہے اس شہر کے ذائقوں کو بھی وردان ہے. نواب کب کے چلے گئے پر اس کی نوابی اب بھی نہ گئی, بڑی بے فکری سے ہر گلی کوچے میں ٹکا, وہی شاہی دسترخوان ہے. مسکرائیے اب آپ بھی کیونکہ لکھنؤ اس کا نام ہے. مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں. لکھنؤ کی گلیوں میں صبح کا آغاز اگر کسی چیز سے ہوتا ہے تو وہ ہے گرم گرم پوری سبزی کی خوشبو.
चौक में वाक़े नीतन राम की दुकान 1854 से कायम है और आज 7वीं नस्ल इस रिवायत को निभा रही है। कहा जाता है कि कानपुर से भी लोग सिर्फ उनकी छोटी नर्म और खुशबूदार पूरियों के लिए आते हैं। घी आज भी खुर्जा के उसी पुराने खानदान से मंगवाया जाता है जहां से उनके आबाओ अजदाद मंगवाया करते थे। लखनऊ के खानों की जड़ें नवाबी तहजीब में पेवस्त हैं। वाजिद अली शाह के दौर में फनून लतीफ़ा के साथ दस्तरखान भी उरूज पर था। अब्दुल हलीम शरर ने अपनी किताब गुज़िश्ता लखनऊ में लिखा कि किसी शहर की खुशहाली का पहला इजहार उसके दस्तरखान से होता है और लखनऊ ने इसमें कमाल दिखाया। ये कढ़ाई जो हमारी है वो कम से कम 90 से 92 किलो के ऊपर की। बर्तन जितना भारी होगा सामान उतना अच्छा पकेगा। जी का भी यही कहना था कि खाने का काम दिल से होता है, इससे नहीं होता। शौक से खाते हैं ये वाली कचौड़ी? बिल्कुल जबरदस्त। गोश्तखोरों के लिए चौक ही में रहीम निहारी कुलचा की कुलचा निहारी एक लाजवाब तजुर्बा है, जहां दूर दराज से लोग सिर्फ एक नाश्ता करने आते हैं। दोपहर में पुलाव नुमा बिरयानी के लिए इदरीस बिरयानी का नाम नुमाया है, जहां प्याज की जगह प्याज का पानी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जायका नफीस और हल्का रहे। शाम ढले चाट और चाय का कल्चर शहर को नई जान देता है। बास्केट चाट, मक्खन मिलाई और मलाई गलोरी जैसे इख्तराहात लखनऊ की पहचान है। रात का जिक्र हो और गलाउटी कबाब ना आए, ये मुमकिन नहीं। टुंडे कबाबी के गलाउटी कबाब दुनिया भर में मशहूर हैं। रिवायत है कि इसका नुस्खा भोपाल से आया और एक हाथ से तैयार किए जाने वाले इन कबाबों ने आलमी शोहरत हासिल की। तो एक नए पैसे के 12 कबाब से शुरुआत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। लखनऊ का मतंजन, मुर्ग मुसल्लम और दीगर नायाब पकवान आज किस्सों में जिंदा हैं, मगर शहर का जायका अब भी जिंदा है। यही वजह है कि यूनेस्को ने लखनऊ को तख्लीकी शहर का दर्जा दिया, जो इसके सदियों पुरानी जायकादार रिवायत का आलमी एतराफ़ है। लखनऊ आज भी सिर्फ एक शहर नहीं, एक दस्तरखान है जहां हर निवाला तारीख, तहजीब और खलूस का जायका लिए होता है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। कहते हैं यहाँ के हर जायके में एक दौर छुपा है। शर्मा, शुक्ला, प्रकाश, वाजपेयी के हर जश्न में नाम टुंडे का भी जुड़ा है। भारत के दीगर बड़े शहरों की तरह दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी कश्मीरी मुस्लिम खवातीन के लिए किराए का घर हासिल करना एक मुश्किल मरहला बन चुका है। शनाख्त की बुनियाद पर तासुब और सिक्योरिटी खदशात के नाम पर इजाफी छानबीन अक्सर उनके लिए बड़ी रुकावट साबित होती है। मुतासिरा खवातीन के मुताबिक मकान मालकान अक्सर नाम, मुस्तकिल पते या शनाख्ती पस मंजर की बुनियाद पर सवालात उठाते हैं। बाज़ औक़ात पुलिस वेरिफिकेशन या इजाफी जमानत की शर्त भी आयद की जाती है। कई खवातीन का कहना है कि सिर्फ कश्मीरी होने की वजह से उन्हें इनकार का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसील गाफिरा कादिर से। मेरा नाम गाफिरा है, मैं कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट कर रही हूँ। घर देखना था मुझे। क्या नाम बताया मैंने आपका? गाफिरा। फ्लैट ही नहीं देना कश्मीरियों को, कोई मुस्लिम फैमिलीज नहीं चाहिए। आप मेरी बात को समझिए, मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम बैचलर ये नहीं चाहिए। The person you're calling is not answering. ये मेरी रोज़ की कहानी है। मैं रोज़ ब्रोकर्स को फ़ोन करती हूँ, रोज़ घर तलाशती हूँ और फिर मायूस भी होती हूँ। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसी कई लड़कियों की जो कश्मीर से दिल्ली पढ़ने या काम करने आती हैं। अक्सर जो तलाश एक मामूली फ़ोन कॉल से शुरू होती है, पहले उनका जवाब मिलना बंद हो जाता है, फिर अचानक इनकार और सिक्योरिटी कंसर्न जैसे बहाने सामने आने लगते हैं। जैसे इकरा को ही ले लीजिए, जो कुछ साल पहले पढ़ने के लिए दिल्ली आई। कई महीनों वो घर ढूंढती रही, यहाँ तक कि एक घर मिलने के करीब पहुँचकर भी उससे महरूम रह गई। इट वॉज़ वन प्लेस जो हमने ऑलमोस्ट डन कर दी थी, हमें भी पसंद आ गई थी, काफ़ी स्पेशियस जगह थी, उनको भी सब कुछ सही लग रहा था। बट इट वाज आफ्टर कि हमने अपने आधार कार्ड सबमिट किए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम कश्मीरीज़ हैं, एंड तब उन्होंने ब्लेटेंटली रिजेक्ट कर दिया टू गिव अस अ प्लेस, एंड दे सेड दैट वी डोंट वांट टू रेंट द प्लेस एनी मोर। अब हमें रेंट पे देना ही नहीं है।
Then the broker told us that it is because you guys are Kashmiris, तो ये कश्मीरीज को रेंट आउट नहीं करना चाहते हैं. कुछ लोग घर ढूंढते हुए अपने ख्वाब भी खो देते हैं. नूर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, मगर ब्रोकर्स के सख्त सवालों से उन्हें लगा कि दिल्ली वाले कश्मीरियों से डरते हैं. अजीब सी बेचैनी और डर ने आखिरकार उन्हें खुद दिल्ली से डरकर वापस कश्मीर लौटने पर मजबूर कर दिया. हॉस्टल की बात आई, फिर हम 1-2 जगह गए, वहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया. वहाँ पे हमें अलग बिठाया एक रूम में, बोला आप लोग वेट करो, अगर आप कश्मीर से हो तो आप लोग वेट करो. फिर हेड के साथ बात की, लेकिन वहाँ पे उसने बोला कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पे, वो सब कुछ डिटेल तो दी हम लोग ने उसको. उसने बोला वहाँ से आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं. फिर मैंने यहाँ से बोला वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन उसने वहाँ से बोला आपके पास क्या प्रूफ है, मतलब आपका पापा टीचर है. फिर वो कार्ड वार्ड भी मंगवाए, सारा कुछ दिखाया, मतलब हम बहुत सपोर्टिव थे उसको, लेकिन उसने कुछ नहीं माना. वो देखते हमें किस नज़रिया से, जब वो हिजाब करके भी देखते वो इसी नज़रिए से देखते ये मुस्लिम है ये कश्मीरी है. मुझे बहुत मतलब खौफ रहा है. दिल्ली तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं. मुसलमान होना, उस पर कश्मीरी होना और फिर एक सिंगल औरत होना, ये सब मिलकर एक ही जवाब पैदा करते हैं. नहीं, मैंने खुद कई ब्रोकर्स से बात की, कई लैंडलॉर्ड से भी बात की. वो कैमरा पे नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन उनके जवाबात से यही समझ आया है कि उन्हें कश्मीरियों को घर देने से सेफ्टी कंसर्न महसूस होता है, डर लगता है और पुलिस वेरिफिकेशन का झंझट लगता है. कश्मीरी का थोड़ा इसलिए एकदम सुन के मना करते थे कि वो बिल्कुल कश्मीर से है, और फिर वो कश्मीर से को टैग लग जाता ना पहलगाम वाला, तो उस वजह से वो थोड़ा फिर कतराते हैं कि नहीं देना नहीं है. ओह, क्या एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मकान मालिक जब आप उनको बोलते हो कि कोई कश्मीरी आया है ऐसे घर लेने के लिए? मकान मालिक सीधा मना ही कर देते हैं कि हमें फ्लैट ही नहीं देना कश्मीरियों को. आप वो सीधा कहते हैं कि कोई अगर नॉर्मल हो तो उसको आप ले, कश्मीरी को या किसी मुस्लिम को वो फ्लैट देना प्रेफर नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है कि मुझे घर मिल नहीं रहे हैं, पर मेरे पास ऑप्शन है बाटला हाउस और जामिया नगर के ये घर, जहां रोशनी तक का भी पहुंचना बहुत मुश्किल है. नासिर एक एक्टिविस्ट हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करते हैं जिन्हें घर ढूंढने में तकलीफ होती है. पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऐसा माहौल पूरी दिल्ली एनसीआर और इसके अराउंड में जो है माहौल देखने को मिलता है, जहां मुसलमान एरियाज़, माइनॉरिटी एरियाज़ में भी जो है उनको घर मिलना, एकोमोडेशन मिलना, रहने सहने की जगह मिलना वो मुश्किल हो गया है. हमने कुछ मकान मालिकान से भी बात की. उनमें से एक स्मिता गुप्ता हैं, जो अपना घर माइनॉरिटी तबकों और सिंगल खवातीन को किराए पर देती हैं. उन्होंने हमें बताया कि ये फैसला उनके लिए कुछ आसान नहीं होता. 2 लड़कियां आई थी हमारा घर लेने और उनको अच्छा लगा, हमारी बातचीत हुई, तो एक के पिता और माँ भी आए. तो पिताजी जो थे उनकी दाढ़ी थी और लोगों को देखने में लगा कि शायद ये मुसलमान हैं. तो जब वो उतर गए, एक तो आने के टाइम ही चौकीदार ने 2-3 बार उनसे पूछा, जैसे नॉर्मली नहीं करते हैं लेकिन पूछा. फिर मुझे बोला, मेरे पड़ोस में किसी ने बुला के बोला कि आप इनको देंगी. तो इस तरह से होता है काफ़ी ज़्यादा, खासकर मुसलमानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, और महिलाओं के लिए भी. कई बार मुझे कहा कि देखिए आपको तो इससे मतलब है कि आपको रेंट मिले, फिर आप ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों को क्यों रखना चाहती हैं. वो जो एक नज़रिया है ना देखने का कि समहाउ ये लोग अलग हैं, ये लोग कंट्रोवर्शियल हैं, इनसे समस्या होगी, तो वही पैसा अगर आपको कोई गैर कंट्रोवर्शियल परिवार दे दे तो फिर आप इनको क्यों देना चाहती हैं. तो ये तो कई बार हुआ है, ये चर्चा कई बार हुई है. और एक बार मुझे यहाँ तक मुझे याद आ रहा है कहा गया कि ये एक सिक्योरिटी का भी रिस्क है. हफ्तों की भागदौड़ और मायूसियों के बाद मेरी तलाश तो आखिरकार खत्म हो गई. मुझे घर मिल गया,
लेकिन न जाने अब भी कितने ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये आजमाइश का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। और सामीन, अब पेश है वसअतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात। अगर हमसायों को पहिए लग सकते तो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान और भारत के लिए और इन दोनों देशों की पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इच्छा ये होती कि किसी तरह दूसरे को धकेल के कम से कम ग्रीनलैंड के बाजू में तो पहुंचा ही दिया जाए। इस वक्त रमज़ान का महीना है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में रोज़े रखे जा रहे हैं। इस्लाम की दृष्टि से देखा जाए तो रमज़ान और मुहर्रम में गालम गलोच और लड़ाई झगड़े की सख्त मनाही है। अरब कबीले इन 2 महीनों को छोड़ के सारा साल लड़ सकते थे, मगर अफ़गान और पाकिस्तानी रोज़ादार अल्लाह अकबर का नारा लगा के एक दूसरे पे पिले पड़ रहे हैं। इस जंग से पहले तक दोनों सरकारें कम से कम एक दूसरे को बिगड़े हुए सही मगर मुसलमान समझती थीं, लेकिन पिछले 48 घंटे में एक दूसरे की मुसलमानी भी स्थगित हो गई है। सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने कह दिया है कि तालिबान सरकार नाजायज़, गैर कानूनी और गैर इस्लामी है, जबकि अफ़गान तालिबान के हर बयान में अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कुफ्र पे खड़ी सरकार को वैसा ही मज़ा चखाया जाएगा जैसा अमेरिका और उससे पिछलों को चखाया गया। पाकिस्तान खुल के कह रहा है कि तालिबान भारत के प्रॉक्सी हैं। कुछ साल पहले हामिद कारज़ाई और अशरफ गनी कह रहे थे कि तालिबान पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं, और पाकिस्तान का कहना था कि हामिद करज़ई और अशरफ गनी भारत के चेले हैं। जंग के धुएं में किसी को याद नहीं कि हामिद कारज़ाई जब अफ़गान राष्ट्रपति थे तो भारत को मित्र और पाकिस्तान को जुड़वां भाई कहते थे, और जिन तालिबान को आज नाजायज़ और इस्लामी शरीयत का विरोधी बताया जा रहा है, कल उनकी विजेता पे पाकिस्तान कह रहा था कि असल में तो अफ़गानिस्तान अब आज़ाद हुआ है। फिर यही आज़ाद अफ़गानिस्तान पिछले 1.5-2 वर्ष से नमक हराम भी हो गया, और पिछले 40 साल से पाकिस्तान में विराजमान 3 मिलियन अफ़गान शरणार्थी मुसलमान भाई ना रहे, गैर कानूनी घुसपैठिए हो गए। अफ़गानिस्तान में बादशाहत आई या कम्युनिस्ट आए या फिर मुजाहिदीन, और अब दूसरी बार तालिबान अफ़गानों की किसी पाकिस्तानी सरकार से नहीं बनी, और ना ही किसी पाकिस्तानी सरकार की किसी काबुली या कंधारी से निभी। जब तालिबान 1996 में पहली बार पाकिस्तान की मदद से सत्ता में आए तो दुनिया में बस 3 ही देश थे जिन्होंने तालिबान सरकार को तस्लीम किया, यानी पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब। तब भारत तालिबान के दुश्मनों में शामिल था। कल तक अमेरिका और अफ़गान सरकारें कहती थीं कि पाकिस्तान आतंकी तालिबान को पनाह दे रहा है, और आज पाकिस्तान कह रहा है कि अफ़गान तालिबान आतंकी पाकिस्तानी तालिबान को पनाह दे रहे हैं। इसे कहते हैं फुल सर्कल ऑफ लाइफ। मालूम नहीं कि कल तालिबान को पनाह देना गलत था या आज उन्हें पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन कहना सही है। हमें तो बस इतना मालूम है कि कल भी अफ़गान पॉलिसी का विरोध पाकिस्तान में जुर्म था, और आज की अफ़गान पॉलिसी को गलत कहना भी जुर्म है। भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान ने उसके हमसाए बांग्लादेश को हाईजैक कर लिया, और पाकिस्तान कहता है कि भारत ने हमारे हमसाए अफ़गानिस्तान को हाईजैक कर लिया। किसने किसको कब हाईजैक किया इसके बारे में तो मुझ जैसे मूर्ख बहुत ज़्यादा नहीं जानते, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि राजनीति के व्यापार में इतनी भी निष्ठा नहीं होती जितनी के शीशे की आंख में होती है, वरना बचपन से ये सुनने को ना मिलता कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। नज़र हटी और घटना घटी। राजनीति में नियम और उसूल होते ज़रूर हैं, मगर सिर्फ सामने वाले के लिए, वरना तो कम से कम एक बार मदर टेरेसा को भारत का और अब्दुस सत्तार ईदी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ज़रूर होना चाहिए था।
और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की शह सुर्खियां। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान पर हमला करके इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा से बैनुल-अक़वामी तवज्जो हटाने की कोशिश की है। मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो अब ईरान पर मरकूज है, जिससे नेतन्याहू को खामोशी से गजा और गरब उर्दन में कत्ल और गारतगरी का मौका मिल गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नेतन्याहू के ज़ाती शैतानी मकासद ने फ़लस्तीन और मशरक़ वस्ता को इंसानी तारीख के सबसे बड़े अलमिये में धकेल दिया है।